स्कूल में प्रार्थना हो रही थी, तभी कुछ अचानक सबको काफ़ी स्मेल आने लग जाती है। सर को लगता है जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, सोचते हैं शायद बच्चे नहाकर नहीं आए और सभी बच्चों से प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद कहते हैं कि कौन-कौन बच्चा नहाकर नहीं आया। इस पूछने के बाद कुछ बच्चे हाँ में और कुछ बच्चे ना में हाथ उठा लेते हैं। टीचर्स उनको डांटते हैं कि बेटा कल सब लोग नहाकर ही स्कूल आना। दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन जैसे ही प्रार्थना सभा हो रही थी, तब कल से भी थोड़ी ज्यादा स्मेल आ रही थी। टीचर कहते हैं कि आज कौन कौन नहीं नहा कर आया है। तब कुछ बच्चे उस दिन भी हाथ उठा लेते हैं कि सर हम नहा कर नहीं आए। टीचर उनको बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि अगर कल तुम लोग नहाकर नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीसरा दिन आता है। तीसरा दिन भी वैसा ही होता है, स्मेल आज थोड़ी ज्यादा ही थी और टीचर्स कहते हैं कि आज कौन कौन नहाकर नहीं आया। उसमें से 3 बच्चे फिर से हाथ उठाते हैं कि सर हम नहाकर नहीं आए। और जब टीचर पास में जाते हैं तो उन्हें भी लग रहा था कि शायद इनके पास से ही स्मेल आ रही है। टीचर्स उनको मारते हैं और बोलते हैं कि अगर कल तुम बिना नहाए स्कूल आए ना तो मैं स्कूल से तुमको भगा देंगे। चौथा दिन आता है। चौथा दिन जब आता है तब भी स्मेल आ रही थी और आज दूसरे दिन की अपेक्षा स्मेल कुछ ज्यादा आ रही थी और टीचर्स कहते हैं कि आज कौन नहाकर नहीं आया है। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आज तो हम पक्का नहाकर आए हैं और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे मम्मी पापा से पूछ सकते हो। अब टीचर्स ये बात सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं कि जब बच्चे सब नहाकर आए हैं और आज स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही है, आखिर वजह क्या है। तभी टीचर्स गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको बुलाते हैं। प्रधान तुरंत ही आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है सर, आपने क्यों बुलाया है, कुछ परेशान से आप लग रहे हैं। तो तभी स्कूल टीचर कहते हैं कि सर यहाँ पर लगभग 4-5 दिनों से स्मेल आ रही है। मुझे अभी तक लग रहा था कि शायद बच्चे नहाकर नहीं आ रहे हैं और इस वजह से स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है, क्योंकि ये जो स्मेल है, गंध है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरूर कुछ न कुछ बात तो है। और जब ऐसा सरपंच को बोला जाता है कि सर आप जांच करवाइए आखिर माजरा क्या है, तो सरपंच कहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल था, सरपंच एक वर्कर को बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है यहाँ की साफ सफाई चेक करो। साथ ही जैसे गांव में कच्चा सेफ्टी टैंक बना रहता है तो वहां पर मजदूर जाता है और उसको बोलते हैं कि ये सेफ्टी टैंक में जाकर सफाई कर दो, क्योंकि शायद बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई हो और इसी वजह से स्मेल आ रही है। मजदूर जाता है सेफ्टी टैंक के अंदर और जैसे ही वहां वो जाता है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर बदबू सेफ्टी टैंक के मलबे की नहीं बल्कि वहां पर एक सड़ी अवस्था में लाश पड़ी थी और लाश भी एक बच्चे की थी, स्कूली बच्चे की, क्योंकि उसके कपड़ों से साफ पता लगाया जा सकता था कि वो स्कूली यूनिफॉर्म में था। लगभग 14 से 15 साल का बच्चा था और ये बात जैसे ही बाहर आती है पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। हालांकि उस बच्चे की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो बच्चा उस जगह का ना होके लालगंज का था। दोस्तों ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। बच्चा लालगंज के एक स्कूल में पढ़ता था। एक तरफ जहाँ बच्चा रोज की तरह स्कूल आया था, शाम को जब वो घर वापस नहीं जाता तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने पर दोस्त कहते हैं कि हाँ, जिसका नाम बच्चे का नाम पिंटू होता है, पिंटू आज स्कूल तो आया था और शाम तक स्कूल में ही था और हम लोगों के साथ ही बाहर निकला था। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। सभी परेशान हो जाते हैं, जहां जहां वो बच्चे को तलाश कर सकते थे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। बात लंबी हो जाती है, काफी वक्त गुजर जाता है और तभी सभी लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरा बच्चा लापता है। हालांकि अभी 24 घंटे हुए नहीं थे, इसलिए पुलिस शिकायत तो दर्ज नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहती है कि अगर कल 10 बजे तक बच्चा घर नहीं आया तो हम एफआईआर दर्ज करके खोजबीन शुरू करेंगे। सारी रात पूरा परिवार
माता पिता, इनफैक्ट उसके घर में जो किराएदार रहते थे वो सभी ढूंढते रहते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। दूसरा दिन होता है, हालांकि 10 तो नहीं बजे थे, लेकिन पेरेंट्स से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो अपने आप को सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। वो सुबह उठते ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं, साहब मेरा बच्चा नहीं मिला, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमारी कंप्लेन लिखिए। तभी कंप्लेन लिखी जाती है और ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 6 से 7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। आसपास के पुलिस स्टेशन, जगहों, हर जगह खोजबीन शुरू की जाती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सर्च अभियान शुरू ही चल रहा था। एक तरफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, लोग पूरा लालगंज मार्केट को बंद करवा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, साथ ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और जो पुलिस होती है उसके खिलाफ निकम्मी पुलिस की नारा लगाने लग जाते हैं कि एक बच्चे को गायब हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। पुलिस भी प्रेशर में होती है और आकर कहती है कि आप मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, इन 3 दिन में चाहे कुछ भी करना पड़े, बच्चे का पता जरूर लगा लेंगे। पब्लिक थोड़ी शांत होती है, माहौल थोड़ा शांत होता है। खोजबीन शुरू चल ही रही थी कि तभी एक दिन जो बच्चे पिंटू का पिता होता है वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि साहब मैंने आपसे एक बात छुपाई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब पूछते हैं कि क्या बात छुपाई तुमने, तो कहता है कि जिस दिन पिंटू नहीं आया था उसके तीसरे ही दिन घर में एक छोटी सी पर्ची मिली थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हारे बेटे को हमने किडनैप कर लिया है और अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो और एक स्टीडी बूथ होता है वहां आओ। हालांकि उसमें ये भी धमकी दी गई थी कि अगर तुमने इसकी खबर किसी को भी दी, किसी को भी बताया, तो तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो लोगे। पिता बेचारा डरा हुआ था। एक तरफ जहां पूरी पब्लिक बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, दूसरी तरफ जब ये खुलासा पिता पुलिस के सामने करता है तो पुलिस को थोड़ा शक होता है और इस केस को वो और गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बच्चा किस रूम में रहता था। और बच्चे के रूम तक पुलिस जाती है और खोजबीन शुरू करती है। जब खोजबीन शुरू कर ही रहे थे, जहां पर बच्चे की किताबें रखी हुई थी, जो पढ़ाई वो करता था, उन किताबों को पुलिस देख रही थी। तभी उन्हीं किताबों के बीच में पुलिस को एक अजीब किताब मिलती है, यानी गंदी किताब जिसमें पॉर्न के रिलेटेड अश्लील बातें, अश्लील पिक्स या बहुत सारी गंदी चीजें जो भी होती है वो लिखी थी और सबसे लास्ट में लिखा था श्याम बुक सेंटर। पुलिस वो बुक लेती है और जैसे ही लोगों से पूछती है कि ये श्याम बुक सेंटर है कहाँ, तो लोग बताते हैं यही चौराहे पर ही है। अब पुलिस तुरंत ही श्याम बुक सेंटर पे जाती है और उसके मालिक से कहती है कि क्या ये बुक तुम्हारे यहाँ की है। वो मालिक कहता है, हाँ साहब, ये बुक हमारे यहाँ की ही है और हमारे द्वारा ही दी गई है। वो कहते हैं कि तुमने किसे दी थी। तो वो बताता है कि साहब इसमें एक हमारे यहाँ पर एक 14 से 15 साल का लड़का आता है जिसका नाम पिंटू है। वो ऐसी बुक अक्सर ले जाता है, यानी कि हर 10-15 दिन में वो आता है और ये बुक लेकर जाता है। हालांकि वो कहता है कि साहब पिछले बार जब वो बुक मुझे देकर गया था, क्योंकि वो पुरानी बुक वापस लाता था और नई उसी तरीके की बुक लेकर जाता था, उसमें एक मुझे चिट्ठी मिली है और उसमें एक चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि बेटा तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, तुम कुछ दिनों तक सावधान रहना और इस तरीके की बुक लेकर मत आना, मैं मौका पाते ही बताऊंगी। अपना ध्यान रखना बेटा पिंटू। वो बुक वाला कहता है श्याम बुक सेंटर की, मैंने सोचा भी था कि पता नहीं ये बच्चा शायद चिट्ठी गलती से छोड़ गया है। वो बोलता है वो मन ही मन यही सोच के रखा था कि जब अगली बार वो बच्चा आएगा तब ये चिट्ठी उसे वापस लौटा देगा। अब जैसे ही ये चिट्ठी पुलिस पढ़ती है, उसे ये अंदेशा तो हो जाता है कि इस लड़के का किसी न किसी महिला से जरूर कुछ गलत चक्कर था। खोजबीन शुरू होती है और तभी जो उसमें हैंड राइटिंग लिखी होती है चिट्ठी की, वो पुलिस सबसे लिखवा कर मैच करती है। सबसे पहले
घर में जो सदस्य होते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, जो आसपास के पड़ोसी है जिन पे भी शक किया जा सकता था, और साथ ही जो उसके घर में रहने वाले किराएदार थे उनके भी लिखावट को मैच किया जाता है। और जैसे ही लिखावट मैच हो जाती है, पता चलता है कि ये लिखावट उसके घर में, पिंटू के ही घर में रहने वाले एक किराएदार जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसकी पत्नी की ये लिखावट है। अब जैसे ही पता चलता है कि पत्नी की लिखावट है, तुरंत ही पुलिस पति पत्नी दोनों को अरेस्ट करती है और ले जाकर पुलिस स्टेशन बिठाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पहले तो दोनों इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है, तब जाकर जो घर का किराएदार होता है धर्मेंद्र, जो कि पिछले कई दिनों से पिंटू के पिता के साथ ही पिंटू को ढूंढने में दिन रात मेहनत कर रहा था, कहता है कि 14 तारीख की बात है, पिंटू स्कूल से रोज की तरह निकला था। मैंने उसे कहा कि मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा, और वो मेरी बाइक पर बैठ गया। जब वो बाइक पर बैठ गया तो मैं उसे घर छोड़ने के बजाय अपने एक दोस्त के घर ले गया, जो कि दूसरे गांव में था। वहां ले जाकर वहां पर मैंने 3 दोस्तों को पहले से ही तैयार कर रखा था। वहां मेरे 3 दोस्त मौजूद थे और मैं लेकर जाता हूँ। वहां जाकर हम सब शराब पीते हैं। हम पिंटू को भी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शराब नहीं पीता। और उसके बाद की जो कहानी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। दरअसल जो धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र को अपने ही घर में एक दिन ये जो बुक होती है, अश्लील बुक, वो धर्मेंद्र के हाथ लग जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिलती है और तुम इन बुक का करती क्या हो, तुम क्यों पढ़ती हो ऐसी बुक। तो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है ऐसी बुक पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ती हूँ, मुझे कोई लाकर नहीं देता, मैं खुद लेकर आती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे धर्मेंद्र को इस बात पे शक होता है कि जब ये घर के बाहर कहीं जाती ही नहीं तो ये बुक कैसे ला सकती है। और इसी तरीके से एक दिन जो धर्मेंद्र होता है वो पिंटू को ये बुक देते हुए देख लेता है और उसको शक हो जाता है, क्योंकि ये आज का किया धरा नहीं था। ये जो इनकी गाथा थी, जो इनका ये जो भी चल रहा था, ये काफी समय से चल रहा था। दरअसल धर्मेंद्र की वाइफ कहती है कि मैं पिंटू से ये बुक मंगाती थी क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पाती थी। एक दिन पिंटू मेरे पास ही बैठा था और मैं ये बुक पढ़ रही थी और इसकी जो अश्लील पिक्चरें हैं वो भी देख रही थी, और उसे देखते देखते ही मैं उत्तेजित हो जाती हूँ। और क्योंकि पिंटू वहीं पास में बैठा था, वो जवान लड़का था 15 साल का, और मैं उसके साथ उस समय पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और उसके साथ में जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाती हूँ। हालांकि पिंटू उस दिन बहुत नर्वस भी था, उसे बहुत गंदा भी लग रहा था और वो बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको फोर्स किया और फोर्स करने के बाद हमने फिजिकल रिलेशन बनाया। हालांकि उसके बाद पिंटू को 1-2 दिन तो अटपटा लगा, लेकिन उसके बाद उसे भी अच्छा लगने लग गया। और जब भी अब हमें मौका मिलता था, जब भी मेरा हस्बैंड घर के बाहर जाता था तो मैं पिंटू को फोन करती, पिंटू हमारे घर आ जाता था और हम दोनों रिलेशन बनाते थे। इस बात की भनक कहीं न कहीं धर्मेंद्र को लग चुकी थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि नाजायज रिश्ते, अवैध संबंध कभी भी किसी का आज तक नहीं छुपा है। धर्मेंद्र को शक हो जाता है और धर्मेंद्र एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर शहर जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, मुझे आने में शायद 2-3 दिन का वक्त लगेगा। ये सुनकर पत्नी तो बहुत खुश हो जाती है। धर्मेंद्र घर से सामान लेकर निकल भी जाता है, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि धर्मेंद्र के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। जैसे ही धर्मेंद्र निकलता है, पत्नी तुरंत ही पिंटू को फोन करती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद पिंटू घर आ जाता है और वो दोनों रोज की तरह अपने फिजिकल रिलेशन बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। और इधर जो धर्मेंद्र पहले से ही प्लानिंग करके रखा था, वो 2 घंटे के बाद घर वापस आता है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वो गेट के झरोखे से झांकने की कोशिश करता है कि आखिर घर में क्या चल रहा है, क्योंकि शक तो उसे था ही। और जब वो झांकता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका जो शक था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पिंटू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और वो गुस्से में वही पत्नी के
घर घुस जाता अपने घर घुस जाता है। पिंटू तो वहां से भागकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वो पत्नी को अपने बहुत मारता पीटता है। और उसी दिन उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि इस पिंटू को जरूर ठिकाने लगाऊंगा। और इन्हीं सब का कारण था कि जब उस दिन वो अपने दोस्त के घर पिंटू को ले जाता है, शराब पीता है और पिंटू से कहता है कि तुम बताओ, तुम मेरी बीवी के साथ ये सब कितने समय से कर रहे थे। पिंटू पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे चाटे मारता और बोलता है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। पिंटू डर जाता है और सब कुछ बताना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो धर्मेंद्र बोलता है कि तुम कैसे क्या करते थे, सारी अश्लील बातें खुलकर बताओ। और पिंटू डर की वजह से हर एक बात को खुलकर बताने लग जाता है। और जैसे जैसे पिंटू उसकी धर्मेंद्र की बीवी के साथ किए गए सारे गलत कामों को बता रहा था, वैसे वैसे जो धर्मेंद्र का गुस्सा था वो हाई हो रहा था। और क्योंकि शराब तो उसने पी ही रखी थी, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो जाकर पिंटू का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद जब रात हो जाती है तो चारों दोस्त मिलकर वहीं के स्कूल का सेप्टी टैंक खोलते हैं और वहां जाकर पिंटू को लाश को फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक अवैध रिश्ता, नाजायज रिश्ता फिर एक परिवार को बर्बाद कर देता है। एक नहीं बल्कि दो परिवारों को। एक तरफ जहां माँ बाप से एक जवान बेटा छिन गया था, वहीं दूसरी तरफ अच्छे खासे पति पत्नी का जो रिश्ता चल रहा था वो भी आज सलाखों के पीछे पहुंच गया था। हालांकि जहां पिंटू की उम्र महज 15 साल थी, वहीं जो किराएदार धर्मेंद्र की पत्नी होती है उसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास थी। यानी कि डबल का डिफरेंस था दोनों की एज में, फिर भी उनके बीच नाजायज रिश्ते चल रहे थे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सचेत करना है। जितना ज्यादा हो सके सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और ऐसे किसी भी गलत संबंध में जाने से बचें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।